हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर को देखा था। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है एनी जंग। एनी जंग के बारे में पढ़ते कुछ। एनी जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। शी रिसीव्स हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एनी जंग का जो जन्म हुआ था वो राउरकेला में हुआ था और अपना जो बचपन था उन्होंने बचपन और एडोलेसेंस जो है उन्होंने हैदराबाद में गुजारा था। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद से अपनी शिक्षा ली थी एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका भी गई थी पढ़ाई के लिए। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों राइटर्स थे। एनी जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनी जंग ने अपना कैरियर को एक राइटर के रूप में इंडिया में स्टार्ट किया। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, वो एक एडिटर भी थी। इंडिया में भी थी और अब्रॉड में, मतलब बाहर के कंट्रियों में भी। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक, और उन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग उनमें से एक बुक है। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग में ये चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है जो बचपन कहीं खो गया हो। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. इस चैप्टर में उन्होंने यह बताया कि कैसे पोवर्टी और जो ट्रेडिशन जो पहले से चलता आ रहा है वो कैसे एक बच्चे की लाइफ को बर्बाद करता है। चलिए पढ़ते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज। ऑथर यहाँ पूछती है, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for a gold in the garbage dumps of my neighborhood। जिसे मैंने साहेब से ये क्वेश्चन पूछा, why do you do this, तुम ये क्यों कर रहे हो। मैं उसे हर सुबह देखती थी कि वो गार्बेज में कुछ ढूंढ रहा हो हमारे नाइबरहुड में। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, यह कहानी ढाका की है, ढाका की ग्रीन फील्ड की है। There were many storms that swept away their fields and homes। बहुत सारे स्टॉर्म की वजह से उनके घर बर्बाद हो चुके थे। His mother tells him, उसकी माँ ने जैसा कहा था उसे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। इसी कारण से वह गार्बेज में कुछ गोल्ड गोल्ड ऐसा चीज को कहा गया है जो मतलब उसकी जरूरत की वस्तु हो, वो ढूंढता था गार्बेज में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वो बोलता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रहा। ही मटर्स, मटर्स का मतलब होता है स्पोक, अपनी नजरें चुराते हुए वह बोला। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब होता है कैजुअली। राइटर ने कैजुअली उससे बोला स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और राइटर को यह एहसास हुआ कि उसकी बातें कितनी खोखली है और वहां पर वो बात काम नहीं आई। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, साहेब ने बोला देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, हमारे नाइबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वे बना देते हैं तो मैं जाऊंगा। वे यहाँ पर उसके लिए प्रयोग हुआ है, वे सरकार के लिए हुआ है, गवर्नमेंट के लिए हुआ है, जो अगर वो बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल बना देते हैं तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, ये
नरेटर जो है पूछती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। उसने हम सीरियसली नहीं बोला, जोकिंग करते हुए बोला कि क्या मैं स्कूल अगर स्टार्ट करती हूँ तो तुम स्कूल जाओगे? यस, ही से स्माइलिंग ब्रोडली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। A few days later I see him running up to me. कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वह मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा आपका स्कूल रेडी हो गया? ये साहब किसे पूछता है? नरेटर से पूछ रहा है, एक होपफुल मैनर में, मतलब एक आशा की दृष्टि से कि शायद वो स्कूल रेडी हो गया हो। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड a स्कूल, आई से। नरेटर बोलती हैं कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। embarrassed at having made a promise that was not meant। embarrassed होके शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोलती है कि स्कूल बनाने में बहुत वक्त लगता है और यह प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं था। बट promises like mine around in every corner of his black world। मतलब ये जो प्रॉमिस था उसके लिए, साहेब के लिए एक आशा का किरण था। After months of knowing him, I has asked him his name। कुछ समय उसको जानने के बाद नरेटर बोलती है कि मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम, ही अनाउंसेस। उसने बोला साहिबे आलम। He does not know what it means। वह नहीं जानता था कि उसका मतलब क्या है। If he knew its meaning, Lord of the Universe। अगर वह जानता कि इसका मतलब होता है Lord of Universe, मतलब यूनिवर्स का राजा, he would have a hard time believing it। उसको यह विश्वास करने में बहुत कठिनता होती। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। वह वो लड़का सुबह में सूरज की किरणों के साथ दिखाई देता था और नून में डिसअपियर हो जाता था। Over the months I have come to recognize each of them। Why aren't you wearing चप्पल्स? उसने नरेटर ने उससे पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? उनमें से मैं ने एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। उसने आंसर किया कि मेरी माँ सेल्फ पर से चप्पल उतार के नहीं देती। If she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match। दूसरे ने जूते तो पहने हुए थे मगर वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing। जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपने पैरों को छिपाते हुए शर्मिंदगी से अपने सर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। I want shoes। मैं शूज चाहता हूँ। says a third boy who has never owned a pair of all his life। तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot। ट्रैवलिंग करते हुए कंट्री के साइड मैंने यह नोटिस किया कि किसी भी बच्चे के पैर में चप्पल नहीं थे। In cities on village road, it is not lack of money but a tradition to stay barefoot। यह पैसों की कमी से के कारण नहीं था, मानो ऐसा लग रहा था कि यह ट्रेडिशन बन गया हो बिना चप्पल के रहने का। इज वन एक्सप्लेनेशन, इसमें से एक एक्सप्लेनेशन यह हो सकता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैंने सोचा कि यह गरीबी के कारण भी ऐसा हो सकता है। I remember a story a man from Udupi once told me। मुझे याद है एक कहानी, एक मैन मुझसे कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक यंग बॉय वो हमेशा स्कूल जाता था ओल्ड टेम्पल। स्कूल जाने से पहले ओल्ड टेम्पल यानी पुराने मंदिर जाता था।
where his father was a priest, जहाँ उसके पापा पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes. वह मंदिर में रुकता था और प्रेयर करता था शूज के लिए कि उसे पेयर ऑफ शूज मिल जाए. 30 years later I visited his town and the temple which was now drawn in the air. 30 साल बाद जब मैं वो मंदिर घूमने के लिए गई, डिसोलेशन इन द बैकयार्ड, तो मैंने देखा मंदिर के पीछे वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी आ चुका था. देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर रखा हुआ था. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय ग्रे यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड आया वहां पर. वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वो जूता और मोजा दोनों पहना हुआ था. arrived pending and threw his school bag on folding bed, हाँफता हुआ आया और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग पर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ मैंने देखा. आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शू. जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो मुझे उस लड़के की याद आई जो शायद प्रेयर करता था कि मुझे एक पेयर शूज मिल जाए, और उसकी प्रेयर को भगवान ने सुन लिया. लेट मी नेवर लॉस देम, और वह उसे यह भी प्रेयर करता था कि उसे मैं कभी न खोऊं. द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेज ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया, स्वीकार कर लिया. यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वेयर शूज, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, यंग बॉय जो था, जो पुजारी का बेटा था, उसे जूते मिल गए. बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूलेस, बस बहुत सारे रैग पिकर्स ऐसे हैं हमारे सोसाइटी में जो शूलेस हैं. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi 8 miles away from it. Metaphorically, those who live there are squatters who come, squatters का मतलब होता है poor, who came from Bangladesh back in 1971. वो ये जो मैं सीमापुरी घूमने गई थी, तो वहां पर मैंने यह देखा कि जब वॉर हुआ था 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग यहाँ बांग्लादेश इंडिया आए हुए थे अपना गुजारा करने के लिए. साहेब फैमिली इज अमंग देम, साहेब की भी परिवार उनमें से एक था. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी एक बंजर भूमि था. इट स्टिल इज, और शांत भी था. बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बट वह खाली नहीं था. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. वहां पर न रहने के छत था, न पानी की व्यवस्था थी, पर 10,000 से ज्यादा रैग पिकर्स वहां रहते थे. दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वह वहां बिना आइडेंटिटी के 30 साल से रह रहे थे. विदाउट परमिट बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, बट उनके पास राशन कार्ड था और वोटर पे नाम भी था, वो वोट दे सकते थे. एंड enable them to buy again, और buy grain, और वह अनाज भी ले सकते थे राशन कार्ड पर. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, खाना बहुत जरूरी है सर्वाइव के लिए. देन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching स्टोमक, अगर हम लोग रात में अपने फैमिली के साथ खा पी के बेड पर सोते हैं बिना भूखे रहे, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, वी वुड रेदर लिव देयर. यह बहुत बड़ी बात होती है, बिना भूखे सोना. We would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of men in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने ब्यूटीफुल ग्रेन और रिवर्स को क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि वह ग्रेन अब नहीं देता था, वह अनाज
वो उपजाऊ के लिए अब वो सही नहीं था। Wherever they find food, इसलिए वे फूड की तलाश में they pitch their tents that become transit home। वे जहां उन्हें खाने की वस्तु मिलती थी वहीं अपना टेंट वो लगा देते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी वहीं बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, अपने पेरेंट्स के पार्टनर बन जाते थे सर्वाइव के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब था रैक पिकिंग, कचरे को चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए सोने की तरह थी। इट इज देयर डेली ब्रेड, वह उनके लिए डेली ब्रेड के तरह थी। ए रूफ ओवर देयर हाउस, और उनके माथे का छत था। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, क्यों ना वो टूटा हुआ छत ही क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज एन इवन मोर, बट बच्चों के लिए वह कुछ और ही था। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज, वो बोल रहा है, साहेब बोल रहा है कि मैं कभी कभी मुझे पैसे मिल जाते थे, इवन अ 10 रुपीज नोट, और 10 रुपए के नोट भी। साहेब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में वो चमक था। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप scrounging, for there is hope of finding more। अगर तुम्हें सिल्वर का कॉइन मिल जाता है तो तुम अपनी आशा नहीं छोड़ोगे उस गार्बेज में खोजने के बदले में। It seemed that for children garbage has a meaning different from what it meant to their parents। यह देखा जा सकता है कि गार्बेज में जो वो लोग रेक पिकिंग करते थे, बच्चों के लिए एक आशा की किरण थी कि उन्हें कुछ सरप्राइज थिंग्स मिल जाए, पर पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, चिल्ड्रन के लिए वह एक आश्चर्यचकित वस्तु था कि कुछ वो होप से ये खोजते थे कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो उनके लिए जरूरी हो। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवर, और बड़े के लिए यह जीवन जीने का एकमात्र जरिया था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club। मैंने एक सुबह देखा कि साहिब neighborhood club के गेट पर खड़ा है। Watching two young men dressed in white, दो मेन को वह देख रहा था जो व्हाइट ड्रेस में प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, उसने कहा मुझे यह गेम बहुत अच्छा लगता है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैन, वह उस गेम को ध्यान से खड़े होके देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, उसने कहा कि मैं अंदर तब जाता हूँ जब वहां कोई नहीं रहता है। द रेड पिकर्स लेट्स मी यूज द स्विंग, द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग, गेटकीपर वहां का मुझे झूला झूलने भी देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, साहेब ने एक टेनिस शूज पहना हुआ था जो उसके कपड़ों से मैच नहीं कर रहा था। समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि यह उसे किसी ने दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह अपने एक्सप्लेनेशन के तौर पे कहा कि जूते किसी से उसे मिले। The fact that they are discarded shoe of some rich boy, और सही बात तो यह थी कि सही बात यह थी कि उसे जूते किसी और से मिले थे, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। उसमें से एक शूज में छेद हो गया था, इस कारण से जो रिच बॉय था उस जूते को फेंक दिया था। Does not bother him, यह मायने नहीं रखता। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of
his reach. This morning Sahib is on his way to the milk booth. उस सुबह में साहेब मिल्क बूथ पर जा रहा था. In his hand is a steel canister. उसके हाथ में स्टील का कंसिस्टर था. I now work in a tea stall down the road. मैं अब टी स्टॉल पे काम करता हूँ. उसने कहा. Pointing in the distance, pointing करते हुए, दिखाते हुए. I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपए मिलते हैं और मुझे सारे टाइम के खाने भी. Does he like the job? क्या वह अपने जॉब को पसंद करता था? मैंने उससे पूछा. His face, I see, has lost the carefree look. उसके चेहरे पर उदासी थी. द स्टील कैंसिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बुक. द स्टील का कैंसिस्टर जो था उसके प्लास्टिक बैग से ज्यादा हैवी दिख रहा था. He would carry so lightly over his soldier, जो वो अपने सोल्जर पर लिए घूमता था. The bag was his. बैग उसका अपना था. द कैंसिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. लेकिन जो कैंसिस्टर था वो दुकान के मालिक का था. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा. तो आज के इस पार्ट में इतना ही. थैंक यू.